Dear students, as we have been discussing the Lewis-Langmuir theory, and I have given you the examples, some of the examples. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, OCN नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए. अब इन दो को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, स्पेशली OCN नेगेटिव को. उसके बाद we will have the Lewis structure for what we say the complex molecules, and we will then after begin with another theory that's called as the Vesper theory. So let's have a discussion on OCN negative as a Lewis structure. So OCN negative, where C is a central atom. Now if I will calculate the alpha 1 for this, which equals to ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन को 5 है, प्लस ये 1 हो जाएगा जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अभी 10 और वी आर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स. सो 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्फा 2 फॉर दिस मॉलिक्यूल इज दैट्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, so that's 24, and if we calculate alpha 3 for the molecule, that's alpha 2 minus alpha 1 divided by 2, so that's 24 minus 16 divided by 2, so we will get the number of bond pairs, and which equals to 8 divided by 2 is 4 bond pairs. And I have already made you to discuss that utilize these pairs. That means 8 pairs. 8 pairs. And I can infer that 4 are the bond pairs and 4 are the lone pairs to satisfy the octet of a given molecule or anion. So let's distribute these electrons and make the different structures. So if I have a structure of this type, you can draw it as, आप इसको लिख लीजिए. तो 4 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास है और 4 लोन पेयर्स है जिनसे हमें ऑक्टेट को कंप्लीट करना है. ठीक है, कर लिया आपने नोट. सो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. अब अगर मैं इसको देखूंगा, ये देख लीजिए, हमारे पास आई विल राइट लाइक दिस C, देन वी हैव N एंड वी हैव O. ठीक है, अब 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब है एक पॉसिबिलिटी ये भी है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, नाइट्रोजन 3 भी बना सकता है मैक्सिमम, और इसके तो 4 भी बॉन्ड्स हो सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी ये है, और यहां पे तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन को हम 2 पेयर्स देंगे, ऑक्सीजन को 2 पेयर्स देंगे, तो इस तरह इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है. तो इसका मतलब यह है कि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर. अनदर स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस, N सिंगल बॉन्ड O. नाउ अगर मैं इस साइड से 3 बॉन्ड्स ड्रॉ करूंगा, जो कि आप में से किसी ने ड्रॉ किया होगा, और इस साइड से 2 बॉन्ड्स ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखूंगा तो इसको 1 दूंगा, 2 4 6 और 8, और इसको मैं 2 दूंगा, तो ये भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है OCN नेगेटिव. एक और पॉसिबिलिटी है, हमारे पास ऐसे 3 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां पे हमारे पास 3 पेयर्स. तो घर पे बैठ के आपने, बहुत सारे लोगों ने, आप में से किसी ने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया होगा A, किसी ने B, किसी ने C. अब यहां पे प्रॉब्लम है, नाउ विच वन इज टेकन एज एन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ OCN नेगेटिव. बात समझ में आ रही है? अगर आप में से कोई बोल रहा है कि दिस इज द स्ट्रक्चर, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर, देन वी नीड टू नो दैट विच कैन बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. प्लस अगर हम फॉर्मल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज में आपको पता है कि इफ आई विल राइट द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस molecule, then I can infer like this.
अगर आप नाइट्रोजन को यहां पे देखोगे तो कैसे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, देखिए कैसे क्या करना है। फॉर्मल चार्ज इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड स्टेट एंड बॉन्डेड स्टेट में कितना है। देखिए अगर आप आइसोलेटेड स्टेट में नाइट्रोजन को देखोगे तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, इसको यहां पे अगर आप देखोगे 2, ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं। समझ आ रही बात, यानी अगर यहां पे आपको और 2 नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसको -1 चार्ज आएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेट करने की आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे भी मेजर कर सकते हो। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें से आप हाफ लीजिए, ठीक है, समझ आ रही है बात, इसका हाफ लीजिए, हाफ का मतलब है 2, तो हो गए 2 और 2 हो गए 4 और हो गए 6 का मतलब है 5 जो है 5 इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब 6 हो गए, तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे इसने गेन किया, एज इफ इट हैज गेन, सो इट हैज -1 चार्ज। अब अगर आप कार्बन को देखोगे, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, ठीक है, तो इसको 4 है, कार्बन को तो 4 ही होता है, तो 0 चार्ज, नो चार्ज, बिकॉज फॉर्मल चार्ज इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स व्हाट वी से एज द आइसोलेटेड एटम एंड द बॉन्डेड स्टेट। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे एक कितने हो गए, 2 और 2 हो गए 4 और 2 हो गए 6, इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 ही होते हैं, तो इसका मतलब है इसको 0 चार्ज है, नो चार्ज विल बी देयर। इसी तरह अगर आप कार्बन को देखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, यहां पे मैंने एक चीज यहां पे किया है, इसको ऐसे आएगा, ठीक है, तो यहां से 4 बॉन्ड पेयर्स और हमारे पास एक और लोन पेयर आएगी, यहां पे 5 बॉन्ड्स तो कार्बन को नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है यहां पे एक और लोन पेयर जो है वहां पे होता है। तो अगर हम कार्बन को देखोगे, तो अगर नाइट्रोजन को देखोगे, पहले नाइट्रोजन पे आते, नाइट्रोजन पे 2 है, 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 5 है तो 0 चार्ज, ठीक, क्योंकि इसके आइसोलेटेड, जब ये आइसोलेटेड एटम होता है तब भी 5 ही होते हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं चढ़ेगा। अगर आप कार्बन को देखोगे, 1 2 3 4 बराबर है, वैलेंस शेल में 4 ही होते हैं, तो इसका मतलब है 0 चार्ज। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन में 2 4 6 और 7 हो गए, तो इसका मतलब है -1 होगा, क्योंकि एज इफ देयर इज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप कार्बन को यहां पे देखोगे तो 0 चार्ज है। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, इसमें 1 2 3 4 और 5, जैसे कि एक कम हो गया है, ठीक है, होने को इसको तो 6 होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, एक तो 2 है, 3 4 और 5, इसका मतलब यह है कि एज इफ 1 हैज लॉस्ट, सो इट्स +1 चार्ज। और अगर आप इसमें देखोगे, यानी नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखोगे, 2 4 6, ठीक है, 6 और 7, 5 इसका न्यूट्रल स्टेट है, अगर 7 हो रहा है तो इसका मतलब है इसको -2 है। आप फॉर्मूला यूज करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास OCN3 के, OCN नेगेटिव के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स, समझ आ रही है बात। ये लिविस ने एक रूल्स दिए हैं, फॉर्मुलेशंस दिए हैं, जिससे कि हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जानते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास, कोई ये क्लेम करता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर, कोई ये क्लेम करता है दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, कोई ये क्लेम करता है दैट दिस इज द स्ट्रक्चर। बट अगर हम देखेंगे, दीज आर ऑल थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स। इफ वी गो फॉर द एक्सपेरिमेंट्स, बिलीव मी, नन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट वी से एन OCN नेगेटिव, नन विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ OCN नेगेटिव। इनमें से कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा OCN नेगेटिव का। लेकिन हां, अगर आपको OCN नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, वो आप इनसे जान सकते हैं बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड द B एंड द C। अब अगर आप A B स्ट्रक्चर और C स्ट्रक्चर का एवरेज लेंगे, यानी इनका मीन लेंगे, इनको मीन कैसे निकालते हैं, दैट्स द कंसेप्ट दैट वी नीड टू नो, कि ऐसे सिस्टम्स के लिए वायर यू राइट मोर देन वन स्ट्रक्चर, अगर आप मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको देखता हूं, कुछ लोग ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर लिखा, कुछ लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर लिखा, कुछ लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर। अब यहां पे प्रॉब्लम उठती है कि इनमें से कौन है OCN नेगेटिव का स्ट्रक्चर, क्योंकि हर कोई अपना अपना स्ट्रक्चर क्लेम करता है। तो लिविस ने एक एस्पेक्ट दिया इन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें आप एक से ज्यादा लिव स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो। उन मॉलिक्यूल्स के लिए लिविस ने एक फॉर्मुलेशन दी जहां पे आप इन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिड लोगे। इफ यू टेक द हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज लिव स्ट्रक्चर्स, देन टेकिंग द हाइब्रिड ऑफ A plus B plus C divided by 3, that's I am taking the mean of all these structures, and by means of that structure is called as a hybrid structure, and that will be the real structure.
That's an important. Up now, without moving to experiments, you don't have to go for the experiments. Without doing experiments, if you draw the structure of ABC, if you draw theoretically the structure of the ABC by using the Lewis rules and applying the general rules for the stability for A and B and C, which I will discuss in the later section, but here I am telling you that what is actually the Lewis concept. और उसके बाद अगर आप इसका हाइब्रिड निकालोगे तो हाइब्रिड निकालने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर आएगा, that will be the actual structure of the molecule. That's what we will be dealing with. Another concept that's called as the concept of resonance, which is another concept जहां पे मैं फिर से इस बात को हाईलाइट करूंगा. लेकिन यहां पे मैं आपको बात बोलता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के लिए आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं थ्योरेटिकली, तो आप उन थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर में किसी एक को भी काउंट नहीं करोगे एज एन एक्चुअल स्ट्रक्चर. बट व्हाट यू विल बी डूइंग इज you will take the mean average. I will show you how to take the mean average. You will take the mean average of all the structures, all the theoretical possible structures for the system, and then after you will get the real structure of the system, which will be same as that of experiments. That's the beauty. Without moving to experiments, Lewis was actually helping us to have the actual structure of the molecule. Similarly, if I will take the azide ion as, अगर मैं N3 नेगेटिव को लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पे लिविस कंसेप्ट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 is alpha 1, yet again 3 into 5 is 15 and its plus 1 is 16, which is same as that of earlier. Because it's an isoelectronic, so it will be having 24. Its alpha 3 is 4 bond pairs. Now out of that 8 pairs of electrons we will be having. उनमें से 4 lone pairs होंगे. तो same applies to OCN negative, applies to N3 negative. Now I will draw the structure and try to make it more clear. हो सकता है पहली एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आया होगा. यहां पे देख लीजिए क्या करूंगा मैं. जो N3 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव के केस में I will have N and N. So there are 4 bonds. One of the possibility is this. नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है. एक और पॉसिबिलिटी ये है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N. एक और पॉसिबिलिटी ये है N ट्रिपल बॉन्ड N. बट इफ यू फाइंड दिस एंड दिस इज सेम. ठीक है. अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोन पेयर्स, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है. यहां पे 2 लोन पेयर्स आएंगे, यहां पे 2 लोन पेयर्स, यहां पे 3 लोन पेयर्स, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पे 1 लोन पेयर आएगा. 3 लोन पेयर्स, no lone pair and 1 lone pair. Now if we go for it's what we say as the charge distribution. अब अगर आप इसको देखोगे 1 2 3 and 4, इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5. अब 4 ही है तो इसका मतलब है एज इफ इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको +1 लिख दीजिए सीधे. यह है फॉर्मल चार्ज. वो समझ आ रही है बात? देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 5. अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे एक इलेक्ट्रॉन, नॉट पेयर, इंडिविजुअली अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इट्स 1 1 1 1, it becomes 4. So 4 is as if 5 minus 1. ठीक है. तो 5 minus 1 is what? You will have as if one electron is lost. तो इसका मतलब +1 चार्ज आएगा. अगर आप इसको देखोगे 2 4 5 और 6, इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5. अब आखिर कितने रहे? 6. तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो -1 हो गया. वो समझ आ रही है बात? तो अगर आप यहां पे देखोगे 2 4 5 और 6, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो -1 हो गया. अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है एक जैसे लॉस हो गया तो +1. अब अगर आप इसको देखोगे, यहां पे देखिए एक लोन पेयर 2 3 4 और 5 ही होते हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक स्टेट में, तो इसका मतलब है 0 चार्ज है. अगर आप इसको देखोगे 2 4 6 और 7 5 होते हैं तो -2 हो गया ऐसे. ठीक है, यह है इसका फॉर्मल चार्ज. इसी तरह अगर आप इसको देखोगे 2 4 6 और 7 -2, ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे +1, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ओनली. तो यहां पे अगर आप देखोगे एक लोन पेयर है और उसके बाद 3 4 और 5, तो 0 चार्ज हो गया.
और ये स्ट्रक्चर जो है वो इक्वलेंट है, चाहे आप उस तरह से ड्रा कीजिए या इस तरह से। इसका मतलब है ए, बी और सी। तो इसका मतलब ये है हमारे पास B इक्वल्स टू सी, यानी B और C बराबर है, इनको हम इक्वलेंट लिव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। अब लेकिन मसला यहां पे ये है कि क्या ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है कि ये स्ट्रक्चर है, यानी इन दो में से फिर कौन स्ट्रक्चर है रियल स्ट्रक्चर ऑफ एजाइडाइन। मैं आपको फिर से ये चीज बोलता हूं कि अगर एक सिस्टम के लिए आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लिखोगे, then none is the structure of the what we say as a molecule. Now for that what you have to do is you will calculate the mean of these two structures, यानी A और B जो मिला के आपको स्ट्रक्चर आएगा, A और B के मिलाने पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जब इसका आप मीन निकालोगे, that will be the real structure and that's the actual structure that's calculated from the experiments. Is it clear? So for the systems where you can write more than one Lewis structures as the usual structures which are not violating the octet rules, and for those structures, for those systems, what you need to do is you have to calculate the mean average of all the structures, and that mean average of all the structures actually gives you the real structure of the molecule, which is also as done by the experiments. And in reality, the writing, what you are writing the Lewis structures for a system, none is actually the structure of the molecule. ठीक है, एंड विच कैन बी फर्दर डन इन द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा आपको ये बताया कि एक्चुअली यही बेस बनेगा कल को कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस की। इज इट क्लियर? विद दैट वी हैव एक्चुअली कंक्लूड द लिविस कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम यहां पे ड्रॉबैक्स ऑफ लिविस कंसेप्ट पे आते हैं। तो आई विल हैव ड्रॉबैक्स ऑफ लिविस कंसेप्ट। ड्रॉबैक्स ऑफ द लिविस कंसेप्ट। पहली बात यह है कि अगर आप ड्रॉबैक्स ऑफ लिविस कंसेप्ट देखोगे, इसी चीज ने बाकी कंसेप्ट्स को एराइज किया। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ड्रॉबैक्स ऑफ लिविस कंसेप्ट में अगर आप पहली बात देखोगे, लिविस जो है डज नॉट टेल्स अस अबाउट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहला ड्रॉबैक यह है कि ये शेप्स के बारे में नहीं बताता। देखिए, हमने ओजोन को ऐसे ड्रा किया, मैंने आपको ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया, ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने इसको ऐसे दिखाया। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी दिखा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब लिव्स के लिए तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। लिव्स में यहां पे भी ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, यहां पे भी ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, यहां पे भी फॉर्मल चार्ज वही है, वहां पे भी फॉर्मल चार्ज है। तो लिव्स ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब हमने स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स के लिखे जो कि थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स होते थे, तो उस टाइम पे उनको कैसे लिखना है, व्हाट कैन बी द एक्चुअल शेप, क्या ओजोन ऐसे दिखता है कि ऐसे दिखता है, वो समझ आ रही है बात? लिव्स ने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट नहीं की। ही वॉज नॉट प्रेडिक्टिंग द शेप्स फॉर द मॉलिक्यूल्स। तो पहला ड्रॉबैक ये था कि लिव्स ने हमें एक मेथड तो दे दिया कि मॉलिक्यूल्स को आप कैसे ड्रा कर सकते हो थ्योरेटिकली, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इन रियलिटी में कैसे दिखते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा है या ऐसा है, क्या ये इसका रियल स्ट्रक्चर है या ये रियल स्ट्रक्चर है, लिव्स एक्चुअली has not told us regarding that. So I will say that the first drawback is that it does not predict the shapes of the molecules. अगर मान लीजिए आपने इससे पहले जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कार्बोनेट मॉलिक्यूल, मैंने कार्बोनेट मॉलिक्यूल ऐसे ड्रा किया, ठीक है, अब किसी ने घर पे दूसरे तरीके से ड्रा किया होगा, तो लिव्स ने इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोला कि आप इसको कैसे ड्रा कर सकते हो, क्या आप यहां पे एंगल्स को कितना रखोगे, ये असल में मॉलिक्यूल होता कैसा है। तो लिव्स इज नॉट प्रेडिक्टिंग द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो द फर्स्ट ड्रॉबैक वाज दैट इट्स नॉट प्रेडिक्टिंग द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट ड्रॉबैक इज
लिव्स थ्योरी का जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो जनाब ऐसे है, तो इट्स नॉट प्रेडिक्टिंग द शेप्स। द नेक्स्ट वन इज दैट, द सेकेंड वन इज जो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी थी, जो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी थी, लिव्स ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। ही इज नॉट प्रेडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा किया, ठीक है, यहां पे ओजोन का स्ट्रक्चर है, अब मैंने ऐसे ड्रा किया, क्यों ड्रा किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास कार्बोनेट मॉलिक्यूल है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, ये ओजोन मॉलिक्यूल है। अब दूसरी चीज थी कि लिव्स ने इन दोनों को अगर हम देखेंगे, हमारे पास ओजोन है और कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है? समझ आ रही है बात? ज्यादा स्टेबल कौन है? क्या ये ए स्टेबल है, बी स्टेबल है, एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट्स द कॉज फॉर द स्टेबिलिटी? ठीक है, लिव्स थ्योरी वाज नॉट एबल टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये दोनों ये बोल रहा था कि सब कोई, हर कोई चीज, हर कोई मॉलिक्यूल जो है ये इसलिए बनता है सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब उसके बाद बनने के बाद, मॉलिक्यूल के बनने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, कौन कम स्टेबल है, यानी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की इसने बात नहीं की। अगर आपने अभी N3 और EOCN नेगेटिव अभी ड्रा किया, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है? लिव्स वाज नॉट talking about the stability of the molecules. So the first one is that it's not talking about the shapes of the molecules, their actual shape, how it looks like. The second one is it's not talking about the relative stability of the molecules, that after the completion of the molecule, after the molecule is formed, which is a stable entity, that which molecule is stable and which is not stable, which is more stable and which is less stable. It could not account for the reasons that why the molecule is more stable and why this molecule is less stable. This was the another drawback. Another drawback was, the next third drawback was, so this is, it does not tells us about the relative stability. The next drawback was, जो हमारे पास तीसरा था, अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, जैसे कि हमारे पास NO है। समझ आ रही है बात? अगर आप NO को देखोगे तो नाइट्रोजन को 5 है, ऑक्सीजन को 6 है, तो इसका मतलब है 6 और 5 हो गए 11। तो 11 में इसका मतलब है कि इट्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जब आप इसके पेयर्स को देखोगे, ठीक है, तो आपको पेयर्स यहां पे ऑड निकलेंगे, आपको ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका मतलब यह है कि लिव्स थ्योरी इज नॉट अकाउंटिंग फॉर द रीजन जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट actually explained by the Libbs concept. So the molecules which are having odd electrons are actually not the domain. But in reality जब हम देखेंगे, NO molecule is a stable molecule. ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, Cl2O है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं which are having the odd electron bonds but yet they are stable. But the Libbs theory was not actually defining the molecules or the structures of the molecules which contain odd electrons, and hence this was not explained by the Libbs theory. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉबैक हमारे पास था, what was the next drawback was actually, इसने ये भी बोला, the fourth point is that he told us that if you have a noble gas, ठीक है, इसने अपनी थ्योरी में क्लियरली बोला कि अगर आपके पास नोबल गैस है, नोबल गैस जो है ये नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस जो होते हैं दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। इसका मतलब यह है कि अगर ये नॉन रिएक्टिव गैस है, ये कंबाइन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हमें पता है कि हमारे पास जीनन के कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, उसके बाद कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन अगर हमने, इसने बेस बनाई थी थ्योरी की कि अगर एटम्स नोबल गैस कन्फिगरेशंस अटेन करते हैं वो स्टेबल है, इसका मतलब है नोबल गैस डू नॉट कंबाइन। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे, नोबल गैसेस लाइक xenon एंड krypton they does combine with oxygen and fluorine. It could not explain the reason that why they are actually combining with certain electronegative atoms and what's the reason actually for the combination. This was not actually explained by the Libbs theory. Is it clear? और इसी तरह एक और ड्रॉबैक लिब्स थ्योरी का ये था कि अगर कोई मॉलिक्यूल था जो हाइपरवैलेंट था, जैसे कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास
SO4-2 एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करोगे तो ये ऐसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे दिखाऊंगा विद अ नेगेटिव चार्ज, और यहां से ऑक्सीजन पे 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। पहली बात, इसने शेप के बारे में कोई बात नहीं की। दूसरी बात, इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी उसके बारे में कोई बात नहीं की। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पे देखोगे तो सल्फर जो है इंपॉर्टेंटली यहां पे ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है। आप अंदर अगर आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स इसके एक्सटर्नल शेल में है। तो यहां से अगर ये मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट रूल को वायलेट करके भी अपने आप को जो है वो स्टेबल दिखाता है, यानी स्टेबल है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो लिव्स-लैंगमियर थ्योरी थी वो उतनी एडुकेट नहीं थी कि वो थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करे। तो इसका मतलब यह है कि the elements which were actually hypervalent or the hypovalent means इसका रेफरेंस 8 था। अगर किसी मॉलिक्यूल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसको हम हाइपरवैलेंट बोलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे तो तब भी वो एग्जिस्ट करता था, उसको हम हाइपोवैलेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट थे, यानी जिनमें 8 से ज्यादा या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते थे, yet they were stable, but that was not explained by the Lewis concept, and hence Lewis could not explain all these phenomena. The number one, it could not explain the shapes of the molecules, that what's an actually the molecule, how you can predict the actual shape of the molecule. That was not given by the Lewis. The number next is it could not give us the stability of the molecules or their relative stability, that which if every molecule is formed on the basis to complete the octet, then after which is more stable, which is less stable, it could not explain. It could not explain the molecules with the odd electrons वाले molecules जो है वो इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास नोबल गैसेस, एज पर हिम दे आर नॉट कंबाइनिंग बिकॉज दे आर इनर्ट, लेकिन नोबल गैसेस भी कंबाइन होते थे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन वाज दैट actually the Lewis could not explain the molecules which are hypervalent, means they exist, they are stable having more than 8 electrons, and those which are hypovalent having less than 8 electrons, such molecules was not explained by the Lewis. And we have concluded the Lewis concept, Lewis-Langmuir concept. In the next lecture we will be beginning with the Vesper theory of molecules. That's the shapes of the molecules. We will be discussing that in the next lecture. Thank you very much.